वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी। तो स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की जो पहली बैठक होती है वो होती है 1952 में। तो 1952 से राज्यसभा की बैठकें जो है वो प्रारंभ हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा की पहली बैठक कब, तो 1952। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट बनाए जाने की बात की जा रही है। तो यह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 86, जो 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन है। उसके द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को फंडामेंटल राइट बनाया गया। और जो 86वां संविधान संशोधन है वो है 2002 का। अगला प्रश्न यह है कि संविधान के किस संशोधन ने आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विस अधिकारियों के विशेष विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और संसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया। ठीक है, तो आपको जो है बताना है वह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसके तहत आईसीएस अधिकारियों के विशेष विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया और संसद को मतलब कि पार्लियामेंट को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया। तो यह था 28वां संशोधन अधिनियम 1972। 28th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा? 1972। इसके तहत आईसीएस अधिकारियों के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है और संसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो ये था 28th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1972। अगला प्रश्न यह है कि संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी है? ठीक, तो संविधान के 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 12th अनुसूची जोड़ी जाती है और 12th अनुसूची में मतलब कि 12वीं अनुसूची में आपको बताना है कि कितने विषय या कितने मद जो है वो सम्मिलित किए गए। तो ये थे 18 मदों को जो है इसमें शामिल किया गया। और यहीं पे आपसे पूछा जाए दूसरा प्रश्न कि 73rd जो 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो उसके तहत जो है 11th, ठीक है, 11वीं अनुसूची या शेड्यूल जो है वो जोड़ा गया। ठीक है, 11th शेड्यूल को जो है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया और इसमें जो विषय रखे गए उनकी संख्या जो थी वो 29 थी। और यह जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और जो 74th नंबर का जो 74वां संविधान संशोधन है वह जो है अर्बन लोकल बॉडी से संबंधित है। तो इस चीज को याद रखिएगा। 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है और उसमें मदों की संख्या 18 होती है। और वहीं पे 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है उससे 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है और उसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो 29 होते हैं। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो उपराष्ट्रपति जो भारत का उपराष्ट्रपति है, ठीक, उसके जो है वो दो कार्य हैं। एक जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है और दूसरा राज्यसभा का जो है वो अध्यक्ष भी होता है। तो वो जो है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है किसका? राज्यसभा का। तो हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं उपराष्ट्रपति का तो कार्य करते ही हैं, साथ में राज्यसभा के वो पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकार, ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकारों मतलब कि फंडामेंटल राइट पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है? तो फंडामेंटल राइट पे अगर प्रतिबंध लगाना हो तो यह पावर किसके हाथों में दी गई है? तो यह पावर है पार्लियामेंट मतलब कि संसद के हाथों में। ठीक है, अगला प्रश्न यह है कि अपने कार्यालय की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को, खाली स्थान है, इस खाली स्थान पे आपको भरना है कि उचित वाक्य क्या होगा?
ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। अपने कार्यालय की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को के प्रति जवाबदेह बनाया गया है। तो किसके प्रति जवाबदेह बनाया गया है? ठीक, ध्यान दीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ना तो वह सर्वोच्च न्यायालय के प्रति जवाबदेह है, ध्यान दीजिएगा, ना तो ये भारत के केवल मुख्य न्यायाधीश, ना तो चीफ जस्टिस के प्रति जवाबदेह है भारत का राष्ट्रपति, ना तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। ठीक, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तो अपने कार्यालय की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को किसी के प्रति जवाबदेह नहीं बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां, जो रेसिडुअल पावर है, वो किसे दी गई है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो यह जो पावर दी गई थी वह गवर्नर जनरल या वायसराय, ठीक है, तो गवर्नर जनरल या वायसराय को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां या रेसिडुअल पावर दी गई थी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? आपको बताना है कि कौन जो है संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी। तो देखिए, ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए दक्षिणायनी वेलायुद्धन, ये तो थी। बेगम एजाज रसूल, ये भी थी संविधान सभा में महिला सदस्य के रूप में, और लीला राय भी थी। ठीक है, तो जो नहीं थी वो थी नेल्ली सेन गुप्ता। तो नेल्ली सेन गुप्ता जो ऑप्शन नंबर डी है, आपके इस प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। कौन? नेल्ली सेन गुप्ता जो है वो संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी। ठीक, तो उत्तर सही क्या है? ये नेल्ली सेन गुप्ता। किस महिला किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यह मामला था केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस के तहत यह निर्णय आता है सर्वोच्च न्यायालय का कि प्रस्तावना चूंकि संविधान का भाग है, ठीक है, प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है, अतः प्रस्तावना में भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो यह था केशवानंद भारती केस 1973। ठीक है, 1973। तो केरल बनाम केशवानंद भारती केस 1973 के तहत सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है कि स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सिंपल सा क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है कि जो विदेश मंत्रालय है या कहा जाए कि राष्ट्रमंडल संबंधों का जो पोर्टफोलियो है वो किसके पास था? तो यह था भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो वो प्राइम मिनिस्टर पे भी की पोस्ट पे थे और विदेश मंत्रालय भी इन्हीं के पास में था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यह है कि साइमन कमीशन की सिफारिशों को, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किस में शामिल किया गया था? ठीक है, तो यह था भारत सरकार अधिनियम 1935। तो जो साइमन कमीशन है वो 1927 में आता है और उसकी सिफारिशों को जो है वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम में सम्मिलित किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस अधिनियम ने, ध्यान दीजिएगा, किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित कर दिया गया? ठीक है, तो ये भी प्रश्न जो है वो अक्सर पूछा जाता है। तो यह था भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया ऑफिस बनता है। ठीक, और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित कर दिया गया। तो इसको याद रखिएगा, यह होता है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। अगला प्रश्न यह है कि नए राज्य के निर्माण, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? ठीक है, तो इसके लिए जो है वह है पहली अनुसूची, जो फर्स्ट शेड्यूल है
उसमें जो है संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। मौलिक अधिकारों के संबंध में यहाँ पे जो है वो फंडामेंटल राइट के संबंध में बात की जा रही है। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको जो है ट्रू स्टेटमेंट जो है आपको बताना है, ठीक है। तो आपातकाल मतलब कि इमरजेंसी के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है। जो आपके जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं भारत के संविधान के द्वारा, उसको इमरजेंसी के दौरान जो है वो सस्पेंड किया जा सकता है। यह बात सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है कि राज्य के जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, उसको किस देश के संविधान से अपनाया गया है? यह आपका प्रश्न है। तो यह अपनाया गया है आयरलैंड से, ठीक है। तो आयरलैंड जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है उससे इन्फ्लुएंस होकर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो है शामिल किया गया है, डीपीएसपी को शामिल किया गया है भारत के संविधान में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? ठीक है, तो ये है यूएसए, ठीक है, यूएसए। ये भी कह सकते हैं विश्व का पहला और सबसे पुराना जो लिखित संविधान है वो यूएसए का ही है। ऑप्शन नंबर सी। कौन तय करता है कि लाभ का पद है? ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात की जा रही है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कौन डिसाइड करेगा कि यह जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है? तो यह जो शक्ति है वह है संसद के पास, पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है कि कौन सा पद जो है वो लाभ का पद है या नहीं है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का डिसीजन जो है वो पार्लियामेंट के पास होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यह है कि संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भाग 5, ठीक है, ये भाग 5। तो ऑप्शन नंबर बी जो भाग 5 है वो संविधान का जो भाग 5 है वो संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। इसको याद रखिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्राक्कलन समिति से संबंधित है। यहाँ पे जो प्राक्कलन समिति जो एस्टिमेट कमेटी है, एक प्राक्कलन समिति है, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो प्राक्कलन समिति जो एस्टिमेट कमेटी है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी। ये रिपीटेड हो गया है, ठीक है। तो लोकसभा के अध्यक्ष, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? ठीक है, तो पब्लिक लिटिगेशन की बात की जा रही है, पीआईएल की बात की जा रही है। तो जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? तो वह है यूएस अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वहां से जो है वो पीआईएल का कॉन्सेप्ट लिया गया है। जनहित याचिका का कॉन्सेप्ट यूएसए का दिया हुआ है। अगला प्रश्न, राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या हैं? यहाँ पे राज्यपाल की जो है एलिजिबिलिटी से लेकर यह प्रश्न है, ठीक। तो इसका जो सही उत्तर है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दिए गए ऑप्शन में यह सही है, ठीक है। अगला प्रश्न, राज्य चुनाव आयुक्त, यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की बात की जा रही है। तो राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल तय करता है, ठीक है। तो जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है उसके कार्यालय का जो कार्यकाल होता है, जो टेन्योर होता है, वह स्टेट का जो राज्यपाल होता है वह तय करता है। तो राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्ति है? तो वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल तय करता है। अगला प्रश्न, जो 24 नंबर का प्रश्न है वह यह है कि मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है? ठीक है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के वेतन और भत्ते की बात की जा रही है। तो कौन तय करता है? जी हाँ, यह है राज्य विधानमंडल। जो स्टेट
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वह तय करती है कि सीएम का वेतन और भत्ता कितना होना चाहिए। अगला प्रश्न अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। यहाँ पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बात भी की जा रही है और हाई कोर्ट की भी बात की जा रही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुप्रीम कोर्ट मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो वह है मौलिक अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। अब हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे कि वो कौन से अनुच्छेद हैं जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट और वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत जो है वो क्या करेंगे, मौलिक अधिकारों का संरक्षण करेंगे। अगला प्रश्न, ग्राम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित होता है। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ग्राम न्यायालय के बारे में। तो ग्राम न्यायालय के बारे में जो है ये यहाँ पे जो है वो बात की जा रही है कि ग्राम न्यायालय जो है निम्नलिखित में किसके द्वारा निर्देशित होता है। तो यह है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट की सीरीज में रखिए। ठीक है, तो जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, उसके बेस पे ग्राम न्यायालयों के अधिकारों को निर्देशित किया जाता है। ठीक है, तो ग्राम न्यायालय जो है किसके द्वारा निर्देशित होता है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के द्वारा। ओके, निम्नलिखित में से कौन से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के कारण थे। ठीक है, तो इस थोड़ा सा हम लोग छोटा करते हैं जिससे आप पूरा प्रश्न देख सकें। ठीक, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्राम न्यायालयों के स्थापना के कारण थे। पहला स्टेटमेंट ये है कि गरीबों और वंचितों के न्याय तक पहुंच। दूसरा है भारत के विधि आयोग ने ग्राम न्यायालयों पर अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया था। तीसरा स्टेटमेंट है कि गरीबों को न्याय उनके द्वार पर। ठीक है, तो ये तीन स्टेटमेंट हैं और ये तीन स्टेटमेंट क्या ग्राम न्यायालयों की स्थापना को लेकर की गई थी। तो ग्राम न्यायालय को जो स्थापित किया जा रहा है तो क्या उनमें यह तीन मूलभूत बातें थी। पहला क्या, गरीबों और वंचितों को न्याय तक पहुंच, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, भारत के विधि आयोग ने ग्राम न्यायालय पर अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया। और तीसरा है कि गरीबों को न्याय उनके द्वार पर। जी हाँ, जब ग्राम न्यायालय की स्थापना की बात की जा रही थी इन तीनों बातों को जो है उसमें सम्मिलित किया गया था। ठीक है, उसको ध्यान में रखा गया था और उसी के आधार पर जो है ग्राम न्यायालय की स्थापना होती है। तो इस तरीके से तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर इसको जो है थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन भी जो है अक्सर पूछा जाता है, पेशा अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, तो पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है पेशा। ठीक है, PESA। ठीक है, तो पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया की बात की जा रही है। तो पेशा पेशा का जो कॉन्सेप्ट आता है वो 1996 में आता है, 1996 में। तो ये इसको याद रखिए। तो पेशा एक्ट कब का है, 1996 का। अधिसूचित क्षेत्र समिति काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वह दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी। मतलब कि औद्योगिक औद्योगिकरण के कारण तेजी से विकासशील शहर और राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माना जाने वाला शहर। ठीक है, ये क्या होंगे, वो नोटिफाइड एरिया कमेटी के द्वारा जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तो अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है, एक वो तो औद्योगिकरण के कारण तेजी से विकासशील शहर हैं और दूसरे वो राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माना जाने वाला शहर। तो इस तरीके के दोनों टाइप के जो शहर हैं वो अधिसूचित क्षेत्र समिति के द्वारा प्रशासन उनके प्रशासन के अंतर्गत लाए जाते हैं।
अगला प्रश्न जो है वो यह है कि स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो जो स्थानीय सरकार की जो केंद्रीय परिषद है उसकी स्थापना की जाती है 1954 में, 1954 में। अगला प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, जो कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में यह एक आइलैंड समूह है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस हाई कोर्ट, किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, यह आपको बताना है। तो यह हाई कोर्ट है कलकत्ता हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने के प्रावधान है। ठीक है, तो आपको बताना है वह अनुच्छेद, वह आर्टिकल जिसके तहत जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, अधीनस्थ न्यायालय हैं, उनके संगठन को रेगुलेट मतलब विनियमित करने का प्रोविजन है। तो यह अनुच्छेद है 233 से 237 तक का। ठीक है, तो ये जो है वो अनुच्छेद है 233 से 237 तक। तो ये आर्टिकल है, न कि लेख। ठीक है, ये ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम है। ये अनुच्छेद है 233 से 237, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो सही उत्तर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यह है अनुच्छेद 39A। तो आर्टिकल आर्टिकल 39A जो कि डीपीएसपी का पार्ट है। ठीक है, किसका, एसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह उसको शामिल किया गया है कि जो गरीब और कमजोर वर्ग हैं उनको मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना चाहिए। ठीक है, और सभी के लिए न्याय जो है वो सुनिश्चित की जाए। तो यह है डीपीएसपी का आर्टिकल 39A। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति के अनुसार राज्य स्तर से नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण, ठीक है, लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत जिला विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु होना चाहिए। ठीक है, इस प्रश्न को पहले समझिए, फिर इसके जो है हम लोग आंसर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न यह है कि वह कौन सी कमेटी थी, वह कौन सी समिति थी जिसके अनुसार राज्य स्तर से नीचे मतलब स्टेट लेवल से नीचे एक लोकप्रिय पर्यवेक्षण मतलब एक सुपरविजन के तहत जिला विकेंद्रीकरण के लिए पहला पॉइंट होना चाहिए। किस समिति के अनुशंसा थी, तो यह था अशोक मेहता समिति। ठीक है, कौन सी, ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें जो है डिसेंट्रलाइज लेवल की जो बात की जाती है, किसमें, अशोक मेहता समिति के अनुसार राज्य स्तर से नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत जिला विकेंद्रीकरण के लिए पहला पॉइंट होना चाहिए। अगला प्रश्न ये है कि सीमा शुल्क शुल्क उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण सेस्टैट ईएसएटी का गठन कब किया गया। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यह किया गया था 1982 में। 1982 में सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया था, 1982। अगला प्रश्न थोड़ा हम इसको जो है वो छोटा कर देते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 1992 के अनिवार्य प्रावधान हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1992, उसके जो है वो कंपलसरी प्रोविजन की बात की जा रही है कि कौन कौन से जो है उसके कंपलसरी प्रोविजन हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ये है कि किसी गांव या गांवों के समूह में ग्राम सभा का आयोजन, पहला, तो ये तो स्टेटमेंट सही है, या जो है अनिवार्य प्रोविजन है। दूसरा, ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, ये भी स्टेटमेंट सही है। और ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर शक्तियां और कार्य प्रदान करना। ठीक है, यहाँ पे ये तीन स्टेटमेंट हैं। तो जो अनिवार्य प्रोविजन है उसमें केवल और केवल जो है एक और दो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न ये है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, यहाँ पे एन टी और टी की बात की, एनजीटी की बात की जा रही है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, ठीक। और एनजीटी एक्ट जो है वो, अगर आपसे पूछा जाए कब का है, तो वो है 2010 का। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय नई दिल्ली और एक्ट कब का है, 2010 का। भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो भारत में जो फाइनेंस कमीशन है उसका जो गठन है वो कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न यह है कि परिसीमन आयोग, ठीक है, डीलिमिटेशन कमीशन की बात की जा रही है। परिसीमन आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो परिसीमन आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों के बारे में जो सही स्टेटमेंट है वह यह है कि वे अंतिम है और किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो परिसीमन आयोग के द्वारा जो भी संतुष्टि की जाएगी, जो भी रिकमेंडेशन दी जाएगी, उसको जो है आप किसी भी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट है, आप उसको चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो जो है वो सही उत्तर है। तो परिसीमन आयोग का जो रिपोर्ट होती है फुल एंड फाइनल होती है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया, ठीक है। तो राज्य सूचना आयोग का जो गठन है वो 2005 की सूचना का राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, आरटीआई एक्ट जो है वो 2005 का है, 2005 का है। उसके तहत जो है राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ है। अगला प्रश्न है यह है कि राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार किसे है, ठीक है। तो राज्य के जो एडवोकेट जनरल होते हैं उनको हटाने का अधिकार जो है वो राज्यपाल के पास होता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने का आदर्श है, यहाँ पे बात की जा रही है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को हटाने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी लोकपाल की स्वीडिश संस्था की विशेषताएं हैं, ठीक है। तो आपको जो है लोकपाल के बारे में जो है वो उसकी विशेषता के बारे में बताना है। तो कार्यपालिका से कार्रवाई की स्वतंत्रता, ये स्टेटमेंट सही है। स्वतः संज्ञान, ठीक है, सेल्फ कॉग्निजेंस लेकर जांच शुरू करने की शक्ति, ये भी स्टेटमेंट सही है। शिकायतों की निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ जांच, ये भी पावर जो है वो लोकपाल के अंतर्गत है। तो ये इस तरीके जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इस वर्ष भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा, ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज नामक भाषाओं की नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये डिसीजन लिया गया था 2004 में। और आज की डेट में अगर आपसे पूछा जाए कितनी क्लासिकल लैंग्वेज हैं, तो उनकी संख्या है 6, ठीक है। कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, वो है 6। और यह निर्णय कब लिया गया था, 2004 में। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो दिए गए ऑप्शन में देखिए, तमिल भी जो है क्लासिकल लैंग्वेज है, संस्कृत भी है, कन्नड़ भी है, मलयालम भी है। तो ये चारों भाषाएं जो हैं वो भारत की क्लासिकल लैंग्वेज के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तमिल, संस्कृत, कन्नड़ और मलयालम। तो ऑप्शन जो है वो डी, ऑप्शन डी इसका जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान, ठीक है, यहाँ पे एजुकेशनल ग्रांट की बात की जा रही है। शैक्षिक अनुदान के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष प्रावधान है, ठीक है। तो यह अनुच्छेद है आर्टिकल 337। अनुच्छेद 337 के तहत एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए शैक्षिक अनुदान, ठीक, एजुकेशनल ग्रांट के संविधान में विशेष प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किस वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शारीरिक स्वायत्ता एक व्यक्ति के यौन अभिविन्यास के दायरे में आती है और निजता,
ठीक, राइट टू प्राइवेसी निजता के अधिकार के अंतर्गत भी आती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका उत्तर है 2017। तो 2017 में सुप्रीम कोर्ट यह फैसला सुनाता है कि जो शारीरिक स्वायत्ता है, मतलब कि बॉडी की जो खुद की जो ऑटोनॉमी एक व्यक्ति के यौन अभिविन्यास के दायरे में आती है और निजता के अधिकार के अंतर्गत भी आती है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत भी आती है। तो यह डिसीजन दिया था 2017 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 48 नंबर का। पौधा किस्म, ठीक है, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्लांट वेराइटी एंड फार्मर फार्मर राइट्स कंजर्वेशन एक्ट। ठीक है, किस वर्ष बनाया गया था? तो ये जो है काफी हाईलाइट रहा था, तो इसको याद रखिए, ये 2001 में इसको बनाया गया था, 2001 में। ठीक है, तो पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 में बनाया गया था। अगला प्रश्न ये है कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस और एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ठीक है, तो यह जो HIV और एड्स से संबंधित नियम की बात की जा रही है। तो ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम को जो है वो 2017 में लागू किया गया था। ठीक है, तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस और एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम रोकथाम और नियंत्रण, ठीक है, ये जो अधिनियम है 2017 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ठीक है, ये बात की जा रही है मिनिमम वेज एक्ट किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो यह वर्ष था 1948, 1948। तो 1948 में मिनिमम वेज एक्ट को अधिनियमित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ठीक, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस संस्था को बदलने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया? ठीक है, तो नीति आयोग से पहले जो था योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन को 1 जनवरी 2015 को खत्म कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आ जाता है। ठीक है, और नीति NITI, ठीक है, नीति क्या है? NITI। इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग। तो यह कब आता है? 1 जनवरी 2015 को। तो याद रखिएगा, किसके स्थान पे? योजना आयोग के स्थान पे। मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी आयु तक पद पर बने रहते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के एज की बात की जा रही है। तो यह है उम्र 65 साल। 65 साल की उम्र तक वो जो है अपने पद पे बने रह सकते हैं। अगला प्रश्न, यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों द्वारा नियुक्त, ठीक है, तो ये यहाँ पे बात की जा रही है कि जो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं या जो अन्य सदस्य हैं उन किनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? यूपीएससी के चेयरमैन और जो उसके जो मेंबर होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, मूल लोकसभा वाद विवाद किस भाषा में मुद्रित होते हैं? ठीक है, तो लोकसभा में जो भी डिस्कशन होता है, ठीक है, वो किस भाषा में मुद्रित, मतलब कि प्रिंट होके आता है? तो यह जो है वो दोनों भाषाओं में आता है, हिंदी में और अंग्रेजी दोनों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जो मूल लोकसभा में जो वाद विवाद होता है, जो डिस्कशन होता है, इन दोनों भाषाओं में छपके आता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की संसदीय सीटों, इसमें राज्यसभा की बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की जो है 31 सीटें हैं और लोकसभा की 80 सीट है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट है और राज्यसभा की कितनी है? 31। अगला प्रश्न,
भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? ठीक है, तो मतदाता की जो न्यूनतम आयु है वो 18 साल रखी गई है। ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? अभी हाल फिलहाल में जो लोकसभा की निश्चित सदस्य संख्या है वो है 545। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान निम्नलिखित अधिकार प्रदान नहीं करता है? ठीक है, यहाँ पे प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो संविधान के द्वारा नहीं दिया गया है? ठीक है, तो ये है समान आवास का अधिकार। तो समान आवास, ठीक है, तो इक्वल रेसिडेंस या आवास की जो बात की गई है वह संविधान में नहीं की गई है। तो समान आवास का अधिकार जो है वो संविधान में दिए गए अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अलावा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म का पालन करने का अधिकार, ये तीनों है। जो नहीं है वो क्या है? समान आवास का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 16। तो आर्टिकल 16 के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। अंतरराज्य परिषद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत, ठीक है, नॉमिनेटेड केंद्रीय मंत्रिपरिषद के केंद्र के मंत्री होते हैं, उनकी संख्या बतानी है, तो उनकी संख्या होती है 6। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 बी खाली स्थान है, आपको भरना है कि इसमें क्या आएगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 बी सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रावधान करता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ठीक, उनको बढ़ावा देने की बात किस अनुच्छेद में की गई है, वह है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 बी। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को त्याग दिया और लोकप्रिय रूप से निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं के उद्गमन में सहायता की? ठीक है, ये प्रश्न जो है वो अक्सर पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। तो यह था भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन जो डायरकी सिस्टम से उसको जो है खत्म कर दिया जाता है और लोकप्रिय रूप से निर्वाचित प्रांतीय विधानसभा के जो है उद्गमन में सहायता की गई। तो भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न। भारत के सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के स्थान पर संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद है आर्टिकल 130। भारत के सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बेटियों को उनकी पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करने के लिए किस अधिनियम में संशोधन किया गया है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यह था हिंदू सक्सेशन एक्ट। ठीक है, तो हिंदू उत्तराधिकार जो है अधिनियम, उसमें जो है संशोधित करके बेटियों को उनकी पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्रदान किया गया। ठीक, अगला प्रश्न। लोकसभा, जिसको जनता का सदन भी कहते हैं, लोकसभा का पहली बार विधिवत गठन कब किया गया? ठीक है, तो यह है ऑप्शन नंबर ए, 17 अप्रैल 1952 को। तो लोकसभा का पहली बार विधिवत गठन जो है वो 17 अप्रैल 1952 को किया गया। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जा रही है, तो ये है अनुच्छेद 51 ए आई। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो अनुच्छेद आर्टिकल 51 ए आई के तहत, ठीक, क्या बात की गई है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना, इसका जो है वो डिस्क्रिप्शन दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में अनुच्छेद कौन सा है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज में अनुच्छेद है 51 ए आई। पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो यह भाग नंबर है 9। ठीक है, तो भाग 9 में पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह है कि भारत के या कि किस प्रधानमंत्री
के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये की जा रही है कि जब फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा जाता है तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं। ठीक है, तो वो थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में फंडामेंटल ड्यूटीज को भारत के संविधान में जोड़ा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 26 जनवरी 1950 का जो हमारा मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्यों मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात नहीं की गई थी। इसको जो है वो बाद में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री रहती हैं तब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न यह है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की जो है अलग करने की बात की जा रही है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो यह है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50, ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि वह कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत राष्ट्रपति जो है विशेष मामलों में सुप्रीम कोर्ट की सलाह या राय ले सकता है। तो यह अनुच्छेद 143 है। ठीक, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामलों में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का संविधान सरकार की, यहाँ पे खाली स्थान है, प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या एक उचित शब्द होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो भारत का संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली। ठीक है, क्या यहाँ पे आपको याद रखना है संसदीय। संसदीय प्रणाली। ठीक है, तो भारत का संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में 11वां, ठीक है, 11th नंबर, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज किस वर्ष जोड़ा गया था? ठीक है, तो ये आपको बताना है इसका सही उत्तर। तो 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया था वर्ष 2002 में। 2002 में, तो 2002 में जो फंडामेंटल ड्यूटीज की जो संख्या हो जाती है वो हो जाती है 11। अगर जब फंडामेंटल ड्यूटीज जब शुरू में आते हैं तो उसमें टोटल जो मौलिक कर्तव्य होते हैं उनकी संख्या केवल और केवल 10 होती है। ठीक, तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा जाता है 2002 में। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो 86वां 86th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो आता है 2002 में। और उसके तहत बच्चों की शिक्षा, ठीक, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा को जो है वो मौलिक अधिकार में भी शामिल किया गया, मौलिक कर्तव्य में भी शामिल किया गया, और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी उनको शामिल किया गया। तो इस तरीके से जो है वो बात रखी गई थी। तो अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है वह यह है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करता है? ठीक, तो यह है अनुच्छेद 21A। तो भारत के संविधान का जो 21A है वह क्या बताता है कि भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार, ध्यान दीजिए, मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करता है? तो वह है अनुच्छेद 21A। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अदालतों के किस विशेष आदेश का अर्थ है गिरफ्तार
व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। ठीक, तो यह है ऑप्शन नंबर डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, हैबियस कॉर्पस। इसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए? तो यह था सरकारिया कमीशन। ठीक, सरकारिया कमीशन 1983 का जो सरकारिया आयोग है, उसकी रिकमेंडेशन ये थी कि जो राज्यपाल की नियुक्ति होगी वो कैसी होनी चाहिए? वह निष्पक्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न, ब्रिटिश संसद के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कहा गया था कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था? तो यह जो है वो हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है और यह जो है वो पॉलिटी का भी क्वेश्चन है। तो यह था भारत सरकार अधिनियम 1858। तो 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम है, उसके तहत ब्रिटिश कैबिनेट के एक मेंबर को भारत के लिए राज्य सचिव भी नियुक्त किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को उनके 5 साल के, ध्यान दीजिएगा, उनके 5 साल के कार्यकाल के अंत से पहले भंग कर देती है तो आमतौर पर, यहाँ पे खाली स्थान है, के भीतर नए चुनाव होने चाहिए। अगर कार्यकाल से पहले जो है भंग हो जाती है, ठीक, क्या अगर राज्य सरकार जो है पंचायती राज संस्थाओं को 5 साल के कार्यकाल के अंत से पहले अगर भंग कर देती है तो उसको कितने टाइम से पहले जो है वो चुनाव करना जो है वो करवा लेना अनिवार्य होगा? तो यह टाइम पीरियड है 6 महीने। 6 महीने के भीतर जो है चुनाव हो जाने चाहिए। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्राधिकार इसे केंद्र और राज्य के बीच तथा राज्यों के मध्य विवादों को निपटाने की अनुमति देता है? ठीक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यह है मूल। ठीक, यह है मूल, तो फंडामेंटल। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार, ऐसा क्षेत्राधिकार इसे केंद्र और राज्य के बीच और राज्यों के मध्य विवादों को निपटाने की अनुमति देता है, वह उसका होता है मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यह है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21 ए के समान है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यह है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51 ए के जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक, वह मौलिक कर्तव्य है और वह जो है वो अनुच्छेद 21 ए के समान है, जिसमें बात की गई है बच्चों के शिक्षा के बारे में। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई? ठीक है, यहां पे पूछा जा रहा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मतलब कि नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन की स्थापना की गई? तो यह है अनुच्छेद 338, ऑप्शन नंबर ए। और अगर आपसे बोला जाए कि आर्टिकल 338 ए मतलब कि आर्टिकल 338 ए के तहत किस आयोग की स्थापना की गई? तो वह है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन की। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न यह है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में जो गलत स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट सही नहीं है, वह है ऑप्शन नंबर डी, उनके पास वीटो शक्ति होती है जिसके द्वारा वे संसद द्वारा पारित धन विधेयक सहित अन्य विधेयकों को अपने पास रोक रख सकते हैं या स्वीकृति देने से मना कर सकते हैं। ठीक, तो धन विधेयक के मामले में मतलब कि राष्ट्रपति की वीटो पावर नहीं होती, ये स्टेटमेंट गलत है, वो उसको रोक कर नहीं रख सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही उत्तर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है कि भारत में न्यायिक प्रणाली, ठीक है, जुडिशियल सिस्टम काफी हद तक स्वायत्त है, ऑटोनॉमस है। न्यायपालिका को भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकारों मतलब कि फंडामेंटल राइटों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 जो आर्टिकल 32 है और यहाँ पे खाली स्थान के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। तो आर्टिकल 32 के तहत वह कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए? तो वह है अनुच्छेद 13। तो आर्टिकल 32 के साथ में आर्टिकल 13 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करने की बात की गई है, किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के लिए।
अगला प्रश्न, जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया तब प्रधानमंत्री कौन थे या कौन थी? ठीक है, तो जब संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया, तो उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये है कि किसकी अध्यक्षता में गठित संविधान समीक्षा आयोग ने मौलिक कर्तव्यों के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली कुछ पहलों की सिफारिश की थी? ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये है M.N. वेंकटचलैया। ठीक, M.N. वेंकटचलैया की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली कुछ पहलों की सिफारिश की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद तदर्थ न्यायाधीशों, यहाँ पे एडॉक जो है वो जस्टिस की बात की जा रही है, ठीक है, एडॉक जो है वो जज हैं उनकी बात की जा रही है, उनके नियुक्ति के संबंध में बात की जा रही है। तो भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद है ऑप्शन नंबर सी 127, अनुच्छेद 127। अगला प्रश्न, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी जाति के उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार के किसी भी अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है? तो यह है अनुच्छेद 16(2). तो संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद किसी भी जाति के उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार के किसी भी अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 16(2). अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी व्यक्ति की नजरबंदी से अधिक नहीं हो सकती है, ठीक है, जब तक कि किसी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से युक्त सलाहकार बोर्ड विस्तारित नजरबंदी के लिए पर्याप्त कारणों की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है। तो अधिकतम किसी व्यक्ति की जो है नजरबंदी कितने महीने के लिए हो सकती है? तो यह महीने हैं 3 माह, ठीक है, 3 मंथ। तो किसी व्यक्ति की नजरबंदी 3 माह से अधिक नहीं हो सकती है जब तक कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से युक्त सलाहकार बोर्ड विस्तारित नजरबंदी के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न यह है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? ठीक है, तो आपको बताना है कि वह कौन सा अनुच्छेद है जो यह दर्शाता है कि कौन सा सत्र होना चाहिए। ठीक, तो सत्रों से संबंधित वह कौन सा अनुच्छेद है? संविधान को कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 85, आर्टिकल 85। तो आर्टिकल 85 जो है वो संसद के सत्रों से संबंधित है। यह था इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।